नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी और बात होगी बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं वो हम सभी जानते हैं। किस तरीके से बांग्लादेश में जो यूनिस की सरकार है, मोहम्मद यूनिस की, वो हाथ धोकर आवामी लीग की नेता शेख हसीना पर पीछे पड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में उनको भारत से बांग्लादेश लाया जाए और उनको सजा जो है वो दी जाए। यही नहीं, अब जो उनकी चाल है कि उनकी जो पार्टी आवामी लीग उसको बैन कर दिया जाए, लेकिन उनके बीच में अब आ गई हैं खालिदा जिया। हालांकि खालिदा जिया बीएनपी की नेता हैं और चुनाव भी वो चाहती हैं कि चुनाव हो, और ये भी चाहती हैं कि प्रतिबंध जो लगाने की बात आवामी लीग पर की जा रही है वो ना हो। अब यह कैसे हो सकता है कि खालिदा जिया, जो कि आवामी लीग और खासकर शेख हसीना की कट्टर विरोधी हैं, वो इस बीच में आ गई हैं और प्रतिबंध लगाने से इसके विरोध कर रही हैं। पंकज जी हमारे साथ है, पूरा मामला समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश के हालात क्या है, मोहम्मद यूनिस अब क्या चाहते हैं, शेख हसीना के पास क्या विकल्प है, और अब ये जो माजरा है नया, इससे क्या फर्क पड़ सकता है बांग्लादेश में। पंकज जी देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि मोहम्मद यूनुस है अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दूसरी बात कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलजुल कर मोहम्मद यूनुस को बिठाया है वहाँ। उसमें बीएनपी भी है, जो स्टूडेंट मूवमेंट से निकले नेता भी हैं, कट्टरपंथी जो कि इस्लामिक संगठन वो हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो डीप स्टेट भी है जिसने ये सारा कुछ करवाया है। अब जब बैठ गए मोहम्मद यूनुस तो उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं है। उस वक्त एक कॉमन बिंदु था इनके पास कि सारे के सारे आवामी लीग या शेख हसीना से नफरत करते थे। उसी गोंद के सहारे ये चिपके हुए थे। अब शेख हसीना चली गई बाहर, अब आ गए हैं ये एक साथ। अब बेगम खालिदा जिया को यह लग रहा है कि इतने दिन हो गए, मोहम्मद यूनुस चुनाव क्यों नहीं करवा रहा। क्योंकि चुनाव जब होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी है ना बीएनपी, बिल्कुल, वो चुनाव लड़ेगी, वो जीतेगी, वो सरकार में आएंगी, खालिदा जिया सरकार में आएंगी या फिर जो जिसे बनाता है। लेकिन इसके लिए चुनाव हो तब तो। लेकिन मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि चुनाव अगर होगा तो मेरा क्या होगा। मैं तो आ गया फ्रांस के रास्ते यहां, लेकिन अगर मैंने जल्दी चुनाव करा दिया तो फिर मेरा क्या फ्यूचर है। तो इसलिए वो डिले कर रहे हैं। तीसरा वहां जो ध्रुव है वो स्टूडेंट्स मूवमेंट का है। उनकी मांग है कि सब कुछ ठीक है, चुनाव कराओ सब कुछ, पर आवामी लीग को चुनाव मत लड़ने दो। ग्राउंड क्या हो तो नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, लेकिन हम उनसे नफरत करते हैं इसलिए उन्हें नहीं लड़ने दो। फिर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि फिर हम जाके पश्चिम को या यूरोप को, जिसके ये एजेंट बताए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे कि किस कारण से किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने चुनाव नहीं लड़ने दिया। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। आज भी आवामी लीग मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठन है, और आज भी जो आखिरी चुनाव है उसमें विजेता है आवामी लीग। फिर से चुनाव होंगे तो आवामी लीग को क्यों नहीं करने दीजिएगा। तो मोहम्मद यूनुस अपने इंटरनेशनल मास्टर्स को खुश कर रहे हैं। बेगम खालिदा जिया की चिंता यह है कि जल्दी चुनाव क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि सिर्फ मैं हूं, मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि यह कैसे होगा, और जो इस्लामिक कट्टर इस्लामिक संगठन है उनका कहना है कि पाकिस्तान की एंट्री आज तक कैसे नहीं होने दी। क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले की बात है, ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ने की इजाजत दी गई है। ढाका यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो कि बांग्लादेश मूवमेंट का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मोहम्मद सलाम को नहीं जानते होंगे। मोहम्मद सलाम नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें मान्यता नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि एक तो वो अहमदिया थे और दूसरे बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश किसी ढाका यूनिवर्सिटी के थे। तो जो पाकिस्तान नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट को मान्यता नहीं दे रहा है, वहां के जो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेसर हो, मान्यता नहीं देते हैं, वही स्टूडेंट्स अब जब बांग्लादेश में पढ़ने आएंगे, और कौन सत्येंद्र बोस जिन्होंने इसकी स्थापना की थी ढाका यूनिवर्सिटी की, उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे तो वहां कट्टरपंथ फैलेगा। ये भी वहां के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, उनकी चिंता है। तो आज बांग्लादेश ऐसे मुहाने पर खड़ा है जो न डिसीजन ले पा रहा है, न कुछ ठोस कंक्रीट कर पा रहा है। एक मॉब है जो उसे चला रहा है।
जो मोहम्मद यूनुस हैं बस उस मॉब को शांत करने, खुश करने, उनके साथ बैलेंस बनाकर किस तरह चलने में ही वो पूरी तरह व्यस्त है। अब यही है बांग्लादेश की हकीकत। पिछले 6 महीने 7 महीने में क्या हुआ है बांग्लादेश में? एक ऐसा देश जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नंबर 1 था एशिया में, जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा ग्रोथ करे थी, वो बिल्कुल हैफेजेड मैनर में वहां एक तरह से एनार्की टाइप की हो गया, जिसको जो इच्छा होता है वो करता है। और कई सारे पावर सेंटर्स हैं, उसमें से आज भी एक पावर सेंटर आवामी लीग है। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता जो वहां पर है, ठीक है, अब शेख हसीना को उनको किसी भी सूरत में बांग्लादेश लाना है, वो इस बात पर अड़े हुए हैं। भारत तो अब तक शेख हसीना का साथ दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए चिंता, खासकर हिंदू। पिछले दिनों जो बयान सामने आया वो ये कहा गया कि भैया हम तो पूरा संविधान बदलेंगे और सेकुलरिज्म का जो शब्द है उसको मिटा दिया जाएगा, यानी कि इस्लामिक स्टेट इसको पूरी तरीके से बनाया जाए बांग्लादेश को। अब इस चाल को किसी तरह यूनिस और उनके जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं। खालिदा जो जिया हैं वो चिंता में कि चुनाव नहीं हो पा रहे, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से मुस्लिम देश घोषित कर दिया जाता है तो कितनी बड़ी चिंता है। नहीं, मुस्लिम देश तो है ही, घोषित क्या करना है, लेकिन किस तरह का मुस्लिम देश होगा? हाँ, किस तरह का? ये सबसे बड़ा सवाल। यमन जैसा मुस्लिम देश होगा, अफगानिस्तान जैसा होगा, पाकिस्तान जैसा होगा, या फिर सऊदी अरब जैसा मुस्लिम देश होगा, या कतर जैसा मुस्लिम देश होगा? लेकिन अभी जो हालात हैं वो तो बहुत बुरे हालात है इकोनॉमी के फ्रंट पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवामी लीग को या शेख हसीना को सिर्फ भारत ने नहीं मान्यता दी है। जो अमेरिका में जो सरकार बदली है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर बधाई देने वालों में शेख हसीना भी थी, और इसने बधाई नहीं दिया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रंप ने स्वीकार किया उस बधाई को, यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ट्रंप ने आते ही कहा कि जो डीप स्टेट्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में इधर उधर सत्ता बदलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, कई देशों में तख्ता पलट करते हैं, उन पर हम लगाम लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज 5 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी। वहां के चुनाव होंगे, भले ही स्टूडेंट्स अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लें, एक तरफ बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी होगी, एक तरफ आवामी लीग होगी। अब उसमें जो देश की जनता जिसको चुनेगी वो होगा, लेकिन डेमोक्रेसी तो वहां आनी है। आज आए, कल आए, परसों आए, लेकिन जो वास्तविक लोकतंत्र आना है, तब तक आप इस तरह की खबरें सुनते रहिएगा। नहीं, बिल्कुल। अब क्या लगता है पंकज जी कि अब तक तो ये सामने आ रहा था कि जो संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको बांग्लादेश किसी तरह ये चाहता है कि भारत माने और शेख हसीना को उनके हवाले कर दिया जाए। बार बार नोटिस वहां से जारी हो रहे हैं, 50 से ज्यादा FIR हैं, उन मामलों में भी शेख हसीना फंसी हुई हैं। भारत कब तक साथ दे पाएगा और क्या भरपूर साथ शेख हसीना को दे पाएगा? सबसे बड़ा सवाल एक ये, और क्या शेख हसीना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं या फिर बांग्लादेश के साथ भी रखने हैं हमें? नहीं, बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे रखने का मतलब वहां के इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ रिश्ते अच्छे रखने नहीं है। किस लिए सौंपे भारत? हत्या करने के लिए, ताकि इन्हें ले जाकर वहां फांसी पर लटका दे, ये चाहते हैं? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस तरह तख्ता पलट को मान्यता प्राप्त है, या चुनी हुई सरकार को मान्यता प्राप्त है? हम आज भी चुनी हुई सरकार के साथ है, जो कि आज भी है। आज भी जो चुनाव में जीत कर आई उन्होंने इस्तीफा नहीं, इसलिए हम उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। अब कौन कहां किसी को बंदूक सटा के, कनपट्टी पर बंदूक रख के सत्ता नशीं हो जाएगा तो भारत उसे मान्यता देगा, ये जरूरी है क्या? और सबसे बड़ी बात, भारत के नहीं है, क्या अमेरिका ऐसी सरकारों को मान्यता देता है जो कि बंदूक के जोर से आई हैं? क्या दुनिया के वैसे देश जो डेमोक्रेसी 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 चिल्लाते हैं, वो ऐसी सरकारों को मान्यता देते हैं जो कि तख्ता पलट करके बंदूक के जोर से, गोली बम से आई है? और अगर मान्यता देती है तो क्या कल को उनके देश में होगा तो बाकी दुनिया उसे मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सवाल यह है, भारत किसे मान्यता दे? एक अंतरिम सरकार जो कि कई तरह के संगठनों को मिलाकर सिर्फ बिठाया गया है ताकि वहां स्टेबिलिटी जारी हो। हम कहां विरोध कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस पहले वहां पे लॉ का ये तो करे ना कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वहां तो ना कोर्ट को मान्यता है जबरदस्ती जस्टिस को रिटायर करने के लिए हो रहा है, ना व्यापारियों का है, ना तो हम किसको सौंप दें? भीड़ को सौंप दें किसी की हत्या करने के लिए? समस्या यहां पे है। आप अपने देश का ऑर्डर ठीक करो, वहां लॉ ऑफ द लैंड लागू हो, उसके बाद हम जो भी मान्यता प्राप्त चीजें होगी हम करेंगे।
लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश से आवाजें उठ रही हैं कि शेख हसीना को भी किसी हालत में सौंपा जाए, और इंटरपोल में जाने की बात जो सामने आ रही थी पिछले दिनों बांग्लादेश की तरफ से, अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं इस वक्त मोहम्मद यूनुस, वो खुद की बुद्धि तो लगा नहीं रहे, वो चल रहे हैं कट्टरपंथियों के इशारे पर और जो उनके ताकतें उनके इशारे पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर किस तरीके से आने वाले दिनों में शेख हसीना की जो दिक्कतें हैं क्या वो कम होंगी। एक सवाल ये, ट्रंप जो हैं वो कितना साथ दे पाएंगे, और आपने कहा भी कि ट्रंप ने जो बधाई है उसको स्वीकारा, तो क्या अगर आने वाले दिनों में ट्रंप भारत का दौरा करते हैं तो बांग्लादेश के लिए आसानी हो जाएगी जब तक अगर शेख हसीना यहां रहती हैं? नहीं, सबसे पहले तो बांग्लादेश एक चुनाव करवाए जो कि फेयर इलेक्शन हो। उस चुनाव में जो भी सरकार चुनकर आए, जो बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षा है, उसके साथ भारत बातचीत करेगा। भारत जो भीड़ में लाठी डंडों के साथ लेकर आई है, उस वैसी सरकारों को शुरू से ही मान्यता नहीं देता। दूसरी बात, ट्रंप आएंगे यहां, भारत से बातचीत करेंगे, भारत अमेरिका के रिश्तों पर बात होगी, और आस पड़ोसियों पर अगर बात हुई भी तो यह होगा कि हम कैसे एक स्टेबिलिटी अपने आसपास कायम कर सके, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इमरान खान रिलीज हो गए हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, शेख हसीना रिलीज हो। उसके बाद जो आसपास देशों में जो रायता फैलाया है बाइडेन प्रशासन ने या फिर किसी दूसरे ने, जो डीप स्टेट्स ने फैलाया है, उनको पहले ऑर्डर में लाना है। इस मुद्दे पर बातचीत होगी, कैसे डेमोक्रेसी बहाल करनी है इन देशों में, कैसे पाकिस्तान में भी बहुत दिनों से जो चुनाव हुए उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं, बांग्लादेश में चुनाव हुए उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। खबरें ये आ रही है कि नेपाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, मालदीव को डिस्टर्ब किया, श्रीलंका को डिस्टर्ब किया, तो भारत के आसपास लगभग सभी देशों में इन्होंने तख्ता पलट करवाया था डीप स्टेट ने। उसे कैसे एक ऑर्डर में लाया जाए, कैसे वहां लोकतंत्र की स्थापना हो सके, भारत में बाहर का इंटरफेरेंस बंद हो, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी यार, बहुत इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में शेख हसीना की मुश्किलें कितनी कम होती हैं। मोहम्मद यूनुस जो चाल चल रहे हैं वो ये चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए, और बिल्कुल सही पंकज जी आपने कहा कि क्या हम किसको दें, वहां पर सरकार स्टेबल नहीं है, क्या भीड़ को सौंप दिया जाए जो कि अभी भी प्रधानमंत्री हैं वहां पर, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, हम सब जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो हालात हैं वो भी हम सब जान रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होता है, चुनाव वहां हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वहां पर रिजल्ट आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।